एक पूरी तरह से सेक्युलर मॉडर्न जापानी शहर जहां मुस्लिम आबादी ना के बराबर है, वो अपनी पूरी की पूरी फूड सप्लाई चेन को एक पुराने इस्लामी नियम के लिए बदल देता है। क्यों? ये कहानी सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हलाल शब्द अब एक मजहबी नियम से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। तो सवाल यहीं उठता है, आखिर जापान जैसा देश ऐसा क्यों करेगा? ये सिर्फ कोई एक अजीब मामला नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल बदलाव की तरफ इशारा करता है, और इसकी वजह वाकई हैरान करने वाली है। तो चलिए आज इस सफर पे निकलते हैं। हम देखेंगे कि हलाल सिर्फ खाने की बात क्यों नहीं है, ये आज़ादी का प्रतीक कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है, और ये कैसे खरबों डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी बन गया है। हम इससे जुड़े विवादों को भी समझेंगे और आखिर में एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है जापान के फूजी शहर से। यहाँ हलाल को अपनाने के पीछे कोई मजहबी वजह नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। फूजी शहर ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अपनी ओर खींच सके और एशिया के बढ़ते हुए बाजारों में अपनी जगह बना सके। उनके लिए हलाल सर्टिफिकेशन असल में क्वालिटी का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, और फूजी का यही फैसला हमें हलाल के असली मतलब को समझने पर मजबूर करता है। हम सब आमतौर पर इसे कुछ पाबंदियों से जुड़कर देखते हैं, लेकिन इसकी असलियत तो इसके ठीक उलट है। ये बात वाकई में दिलचस्प है कि हलाल का शाब्दिक अर्थ पाबंदी नहीं बल्कि आज़ादी है। अरबी भाषा में इसकी जड़ का मतलब है गांठ खोलना या किसी चीज को आजाद करना। देखिए, ये अपने आप में ही कितनी गहरी बात है। यहां समझने वाली बात यह है कि इस्लाम में असल चीज आजादी है, पाबंदी नहीं। मतलब दुनिया की हर चीज को इस्तेमाल करने की इजाजत है, सिवाय उन चंद चीजों के जिन्हें साफ साफ मना किया गया है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हलाल के साथ एक और बहुत जरूरी शब्द जुड़ा है, तैयब। तैयब का मतलब है वो चीज जो सिर्फ जायज ही ना हो, बल्कि अच्छी, पाक और नैतिक भी हो। कह सकते हैं कि अगर हलाल कानून है तो तैयब उसकी आत्मा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हलाल होना एक ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है। आपके पास गाड़ी चलाने की कानूनी इजाजत है, लेकिन तैयब का मतलब है एक अच्छा और जिम्मेदार ड्राइवर होना, जो न सिर्फ नियमों का पालन करे बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखे। और ये जो तैयब का स्टैंडर्ड है, ये आज के मॉडर्न फैक्ट्री फार्मिंग को सीधी चुनौती देता है। जरा सोचिए उस जानवर के बारे में जिसे तंग पिंजरे में रखा गया, हार्मोन के इंजेक्शंस दिए गए और उसने कभी सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। उसे इस्लामी तरीके से ज़बह करने पर भी वो हलाल तो हो सकता है, लेकिन तैयब कभी नहीं होगा। तो चलिए अब इस नैतिक ढांचे से आगे बढ़कर ज़बह करने के तरीके यानी ज़बीहा के पीछे के विज्ञान को देखते हैं। ये पारंपरिक तरीका साइंस की कसौटी पर कैसे खरा उतरता है। देखिए, ज़बीहा का तरीका बहुत सटीक होता है। एक तेज धार वाले औजार से गर्दन पर एक ही झटके में गले की नसें और सांस की नली काट दी जाती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल भी छुआ नहीं जाता। और इसके पीछे एक गहरी बायोलॉजिकल वजह है। जब रीढ़ की हड्डी सलामत रहती है तो दिमाग और दिल का कनेक्शन बना रहता है। दिमाग दिल को सिग्नल भेजता है और दिल एक पंप की तरह काम करते हुए जिस्म से लगभग सारा खून बाहर निकाल देता है। अब खून जितना कम होगा, बैक्टीरिया के पनपने का खतरा भी उतना ही कम होगा। इससे गोश्त ज्यादा सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक चलता है। मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी की यह रिसर्च भी यही साबित करती है। ज़बीहा तरीके से लिए गए गोश्त में 7 दिनों के बाद भी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना के बराबर थी। इतना ही नहीं, साइंस ये भी बताता है कि अगर जानवर मरते वक्त तनाव में हो तो उसके शरीर का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। इससे गोश्त या तो बहुत सख्त हो जाता है या फिर बहुत जल्दी खराब होने लगता है। ज़बीहा का तरीका तनाव को कम करके गोश्त की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। अच्छा, कुछ लोगों का तर्क है कि जानवर को ज़बह करने से पहले बेहोश कर देना ज्यादा मानवीय है, लेकिन नई रिसर्च कुछ और ही कहती है। विज्ञान बताता है कि बिजली का झटका देकर बेहोश किए गए जानवरों के खून में स्ट्रेस बायोमार्कर्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। मतलब बाहर से भले ही जानवर शांत दिखे, लेकिन अंदर से वो एक गहरे सदमे और दर्द से गुजर रहा होता है। तो हमने देखा कि हलाल और तैयब में नैतिकता और विज्ञान दोनों ही शामिल हैं, और इन्हीं सिद्धांतों ने मिलकर एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट खड़ा कर दिया है। आइए अब इसके आर्थिक प्रभाव पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2034 तक ग्लोबल हलाल मार्केट $6.39 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। ये दुनिया के कई बड़े देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि जापान जैसे देश और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इसे अपना रही हैं। उनके लिए हलाल सर्टिफिकेशन अब सिर्फ एक मजहबी मोहर नहीं है, बल्कि ये क्वालिटी, सेफ्टी और सप्लाई चेन में पूरी पारदर्शिता का एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। लेकिन जाहिर है, जहां खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था हो, वहां राजनीति और विवाद भी आते ही हैं। हलाल को लेकर दुनिया भर में कई तरह की साजिशी बातें भी फैलाई जा रही हैं। जैसे कि कुछ पश्चिमी देशों में ये गलत दावा किया जाता है कि हलाल सर्टिफिकेशन की फीस से आतंकवाद को फंड किया जाता है। भारत में ये झूठी खबर फैलाई गई कि इस प्रक्रिया के दौरान गोश्त पर थूका जाता है। फैक्ट चेकिंग एजेंसियों ने इन सभी दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उस एक सवाल पर आते हैं जो हलाल का कॉन्सेप्ट भविष्य के लिए हमारे सामने रखता है। आखिर में हमने यही देखा कि हलाल और तैयब सिर्फ कुछ पुराने नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये पारदर्शिता, पर्यावरण की सुरक्षा, जानवरों के हक और इंसानी सेहत का एक पूरा ग्लोबल सिस्टम बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जो इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। लेकिन एक सवाल भविष्य के लिए भी है। आज की दुनिया जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया है।
जरा सोचिए, अगर वैज्ञानिक किसी सब्जी, मान लीजिए टमाटर, की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें सुअर के जीन्स का इस्तेमाल करें, तो क्या वो टमाटर हलाल रहेगा? ये वो सिर घुमा देने वाला सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में वैज्ञानिकों और धार्मिक विद्वानों को बहुत गहराई से सोचना होगा।